हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर के लिए अनसॉल्व पेपर लेकर आए हैं जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2019 का पेपर है। कल हम लोगों ने 2018 का सॉल्व किया था। आज हम लोग 2019 का अनसॉल्व सॉल्व करेंगे और ये आपका फर्स्ट पेपर है होम साइंस का। क्या है तो फर्स्ट पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें आपके 50 MCQs क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आपका होम साइंस का बीए में कितना पेपर होता है तो 4 पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। बाकी के जो थर्ड पेपर होते हैं उसमें आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है यानी कि पहला पेपर है। और इसमें आपके ये जैसे इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा यही मतलब है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। अभी देखो, ये जो 18 का पेपर था जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, कल ही सॉल्व किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लेना उसको। ठीक है, सेम टू सेम वही पेपर 2019 में भी उठा के दे दिया है। थोड़ी बहुत चेंजिंग है। जब आप 2018 को सॉल्व करोगे और जब 2019 को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। बाकी सेम टू सेम उसी पेपर को दे दिया है। 2018 में वही पेपर और 2019 में वही पेपर। तो अनसॉल्व को सॉल्व करने का एक ही सिंपल सा मतलब होता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपकी अच्छे से थोड़ी सी तैयारी हो जाती है, तैयारी थोड़ी सी और बूस्टअप हो जाती है। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये सीरीज़ आपका 18 से लेके 22 तक चलेगा। कब तक? 18 से लेके 22 तक। 18 का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आज 19 का करेंगे और ऐसे ही करते करते 22 तक चलेगा। ठीक है, तो आप लोग अनसॉल्व को सॉल्व किए बिना ना जाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है। बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है, किसमें उपयोगिता है? तो सेना के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय के क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो देखो, बुद्धि परीक्षणों की जो उपयोगिता होती है वो सेना के क्षेत्र में भी होती है। क्यों? सेना के क्षेत्र में जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमको टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि वो तो हमारा बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षण होता है एग्ज़ाम के फॉर्म में, परीक्षा के फॉर्म में। व्यवसाय के क्षेत्र में भी होता है। ठीक है, इंटरव्यू के फॉर्म में या कह सकते हैं एग्ज़ाम के फॉर्म में। ये सब क्या है? बुद्धि परीक्षण ही तो है। तो लगभग ये जो भी क्षेत्र हैं उन सब में, सेना के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी और व्यवसाय के क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता होती है, यानी कि सब में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के खेल में 6 से 7 वर्ष के बालक रुचि लेते हैं? किस प्रकार के खेल में 6 से 7 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था के बालकों की बात यहाँ पे हो रही है। बाल्यावस्था कितने प्रकार का होता है? तो बाल्यावस्था 2 प्रकार का होता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है। कह रहा है कि किस प्रकार के खेल में 6 से 7 वर्ष के बालक रुचि लेते हैं? तो एकांकी और समूह दोनों में ही ये बालक क्या करते हैं? तो इन दोनों तरह के खेलों में ही रुचि लेते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। कभी कभार अकेले भी खेलते हैं, कभी कभार समूह में भी खेलते हैं। लेकिन अगर समूह की बात आए कि किस अवस्था में बच्चे समूह में खेलते हैं तो है उत्तर बाल्यावस्था। गैंग एज का स्टेज क्या है? तो वो उत्तर बाल्यावस्था है। वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों में ही, एकांकी खेलों में भी और समूह के खेलों में भी 6 से 7 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बौद्धिक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने। किसने किया? स्पीयरमैन ने। इन्होंने बौद्धिक कारक सिद्धांत को दिया। ठीक है, जिसको बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसे पूछ सकता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ऐसे बौद्धिक कारक दिया है।
तो बौद्धिक का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, या बौद्धिक कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। और गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने। और स्किनर ने आपका पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो ये सारे ऑप्शन आप लोग करके जाओगे, ठीक है। याद ध्यान में रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि गार्डनर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्किनर से भी, और स्पीयरमैन से तो पूछा ही है, ठीक है। तो बौद्धिक अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर है स्पीयरमैन, ठीक है। स्पीयरमैन ने क्या दिया था? तो बौद्धिक कारक का सिद्धांत दिया था, यानी कि इन्हीं उस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी, बौद्धिक का द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने। और पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रास मोटर कौशल है? देखो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा लिया है। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी देखो इसमें भी। तो क्रियात्मक विकास को तो आप लोग अच्छे से पढ़ के ही जाना, और इसमें भी बस उसके टाइप्स को पढ़ लेना कि क्रियात्मक विकास के कितने टाइप्स होते हैं। तो दो, आपका एक ग्रॉस मोटर और एक फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में कौन कौन से स्किल्स आते हैं इसको भी जान लेना। ग्रॉस मोटर में आपका दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, और जिसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है वो फाइन मोटर स्किल्स है। जैसे लिखना, ठीक है, लिखना, चित्रकारी करना, सुई में धागा डालना, तो इनमें क्या होता है? छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। तो इस तरह क्रियात्मक विकास कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। इसमें जो भी क्रियाएं होती है उसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि 18 में भी क्वेश्चन पूछा है और 19 में भी पूछा है, और लगभग 18 और 19 का पेपर सेम ही है, ठीक है। तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी आप लोग अनसॉल्व को उठाओ और मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है समायोजन को। देखो यहाँ पे पहला है, इनमें से कौन सा ग्रास मोटर स्किल नहीं है? कह रहा है कि ग्रास मोटर स्किल नहीं है, तो चित्रकारी करना ग्रास मोटर स्किल नहीं है। बाकी दौड़ना, खड़ा होना, कूदना, ये सब क्या है? ग्रास मोटर स्किल्स हैं। ये क्या है? तो फाइन मोटर। चित्रकारी करना क्या है? फाइन मोटर स्किल है। इसमें छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो समायोजन को देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी 18 में भी पूछा है और इसमें भी पूछ दिया है। समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या नहीं है? तो विघटित परिवार। इसमें भी आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विघटित परिवार समायोजन को, बालक के समायोजन में कोई बाधा नहीं डालते, ठीक है। बाकी गरीबी डालता है, और माता पिता की अभिवृत्तियाँ भी बच्चे के समायोजन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल का अर्थ है शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, एक स्वैच्छिक, आत्म केंद्रित एवं मनोरंजनात्मक क्रिया। तो इसमें आपका देखो शारीरिक क्रिया भी है, ये भी सही है, मानसिक क्रिया भी है, ये भी सही है, लेकिन हमको इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जो क्रियाएं दी, ये मतलब चारों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, और सही है भी। शारीरिक क्रिया भी है, खेल का अर्थ क्या है? तो ये शारीरिक क्रिया भी है, मानसिक क्रिया भी है, मनोरंजनात्मक क्रिया भी है, लेकिन अर्थ के फॉर्म में पूछ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक स्वैच्छिक, आत्म केंद्रित एवं मनोरंजनात्मक क्रिया, ठीक है। आप ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो गए? इसमें आके जुड़ गए। तो आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पैरों का कौशल नहीं है? पैरों का कौशल, ये तो बहुत ईजी है, आप लोगों को भी पता होगा कि नहाना पैरों का कौशल नहीं है। बाकी तैरना पैरों का कौशल है, कूदना भी पैरों का, और नाचना भी पैरों का। तो इसमें से नहाना हाथ का कौशल है, पैर का कौशल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंडोमॉर्फिक प्रकार है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एंडोमॉर्फिक किसका प्रकार है? तो शरीर रचना का। शारीरिक रचना जो भी होती है, जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, तो ये सब एंडोमॉर्फिक जो है वो शरीर के रचना का है, यानी कि ये आकार को बताता है। कुछ लंबे जो लोग होते हैं उनको ऐसे मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, ऐसे करके क्लासिफिकेशन उनका हुआ है, ठीक है। तो ये शारीरिक रचना का यहाँ पूछ रहा है, एंडोमॉर्फिक प्रकार है
किसका है, तो शारीरिक रचना का, सिर की रचना का, पैर की रचना का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका शारीरिक रचना जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें 8वें का पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांत, तो ये सबको पता है कि बच्चों में अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत 20 होते हैं, और जो परमानेंट दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक एवं मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विकास कहते हैं कि परिपक्वता कहते हैं कि व्यवहारिक कहते हैं कि उपरोक्त सभी कहते हैं। तो इसमें आपका आएगा शारीरिक एवं मस्तिष्क विकास की प्रक्रिया को परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था का प्रमुख संवेग है, बाल्यावस्था का प्रमुख संवेग है भय, क्रोध, प्रेम, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था का जो संवेग यानी कि इमोशन है वो भय भी है, क्रोध भी है और प्रेम भी है। ठीक है, ये सारे संवेग आपके बाल्यावस्था के हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। देखो ये सेम टू सेम पेपर आपका 2018 का ही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसमें किशोरावस्था का संवेग पूछा गया था, इसमें बाल्यावस्था का पूछ दिया गया है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें डिसबैलेंस है, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन को उठा दिया है, क्वेश्चन पेपर को ही उठा दिया है 2019 में। 2018 में जो पेपर हुआ वो वही पेपर आपका 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रथम अवस्था है, उसमें पूछा था आपका जो चतुर्थ अवस्था के बारे में पूछा था। तो अवस्थाएं आप लोग याद कर लेंगे, किसी भी अवस्था के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। तो देखो प्रथम अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, उसके बाद से पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक। देखो पहली अवस्था आपका संवेदी पेशी अवस्था है, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें पहली अवस्था पूछ रहा है, प्रथम अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, संवेदी पेशीय अवस्था। ये 0 से लेके 2 वर्ष तक चलता है। ये कब तक चलता है, तो 0 से लेके 2 वर्ष। और जो आपका सेकेंड वाला है पूर्व संक्रियात्मक, ये 2 से 7 वर्ष तक चलता है। कब तक चलता है, तो 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। और संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन पियाजे ने। किसने किया था, तो जीन पियाजे ने किया था। ठीक है, अब देखो इसमें आपका दूसरा स्टेज क्या हो गया, पूर्व संक्रियात्मक। पहला क्या हो गया, संवेदी पेशी अवस्था। इसी तरह देखो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका कब से कब तक आता है, तो 7 से 11 वर्ष आपका स्थूल क्रियात्मक, यानी कि मूर्त क्रियात्मक कह सकते हो, स्थूल क्रियात्मक कह सकते हो, बात सेम है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था ये 11 से लेके प्रौढ़ावस्था तक होता है। कभी कभार लिमिटेशन भी दे देता है, 15 वर्ष 16 वर्ष ऐसे करके, मतलब 11 के बाद आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाता है। ठीक है, ये कुल 4 स्टेजेस हैं जिनको किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। इसलिए उसको इन 4 स्टेजेस को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने किया था, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन पियाजे ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित रहता है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड रहता है। तो आपका जो पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, कह रहा है कि इनमें से किस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित रहता है। तो आपका पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि अपने आप को ही सेंटर्ड में रख के देखता है। उसको लगता है कि मैं ही क्या हूँ, सबसे बड़ा योद्धा हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह से वो अपने आप को ही
सेंटर्ड में रख के मतलब देखता है, अपने आप को ही सेंटर में रख के देखता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। आप जब बात करोगे उन लोगों से तो आपको पता चलेगा कि वो डरते नहीं हैं, ठीक है। उस अवस्था में जब बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो अपने आप को ही सारी चीज़ें मतलब वो समझते हैं कि सब सारी चीज़ें मेरी ही हैं। जैसे मान लो कोई खिलौना हो गया तो वो सब, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इनमें से किस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो वो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। अब अगला है, प्राथमिक भावनाएं प्रकट होती हैं पहले 6 महीने के भीतर, जल्द ही जन्म के बाद। तो प्राथमिक जो भावनाएं होती हैं, प्राथमिक जो इमोशंस होते हैं, वो जल्द ही जन्म के बाद प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो हमको रोने के फॉर्म में या गुस्से के फॉर्म में धीरे धीरे करके दिखाई देने लगते हैं। तो आपका इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा दिया है, ये 18 में भी पूछा था ये, और अभी भी पूछा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपंगता का कारण है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ये 18 में भी पूछा है, अभी इसमें भी पूछ दिया है, वही क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं। निम्न में से अपंगता का कारण है तो बीमारी, दुर्घटना, जन्मजात अपंगता, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है देखो 2018 में। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 270। नवजात शिशु की बात आती है, ऐसे नॉर्मल पर्सन में 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। नॉर्मल पर्सन में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206। लेकिन अगर बात की जाए नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली होते हैं बालक, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उनका IQ लेवल कितना होता है, तो 140 या इससे ऊपर, ठीक है। उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था तो उसमें दिया था 140 से ऊपर, हाँ तो वो भी सही था। अभी 140 दिया है तो ये भी करेक्ट है। अब है मॉन्टेसरी विधि, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मतलब 18 में पूछा गया था इसके प्रीवियस ईयर में। तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी के नाम पे ही इस विधि का मॉन्टेसरी नाम पड़ा, ठीक है। तो मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मैडम मारिया। और किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन है, तो फ्रॉबेल, ठीक। और पियाजे कौन है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हरलाक के अनुसार शैशवावस्था है। देखो हरलाक ही ऐसे एक विद्वान है जो शैशवावस्था को 0 से 2 सप्ताह तक मानते हैं, यानी कि 0 से 15 दिन तक या 14 दिन तक मानते हैं। बाकी सबका कहना है कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक चलता है। बस एक हरलाक ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, तो शैशवावस्था 0 से 2 सप्ताह यानी कि 15 दिन तक रहता है, उसके बाद से बचपनावस्था आ जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हरलाक के अनुसार शैशवावस्था 0 से 2 सप्ताह या 14 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है। ये तो कोई ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना हो, तो ये तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है किसके अनुसार, तो स्टेनले हॉल के अनुसार। स्टेनले हॉल का कहना था कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है। तो देखो इसमें 20वें का आंसर क्या होगा, तो स्टेनले हॉल होगा। यहाँ पे सिर्फ हॉल दिया है तो वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है। अधिगम का उत्पाद नहीं है, देखो क्षमता भी अधिगम का उत्पाद है। सीखने से क्या होती है, तो हमारी क्षमता में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है। लेकिन ये भौतिक संरचना इससे डिफरेंट है, ठीक है। अधिगम का उत्पाद नहीं है, हमारा जो भौतिक रूप है वो अधिगम का उत्पाद नहीं है। तो इस मतलब ये हमारे सीखने को प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनमें से अधिगम का उत्पाद नहीं है, तो भौतिक संरचना अधिगम का उत्पाद नहीं है। बाकी क्षमता, ज्ञान, परिपक्वता ये सब अधिगम के उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, तर्क के प्रकार।
तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कल्पना का विकास किस अवस्था में होता है? कल्पना का विकास किस अवस्था में होता है? पूछ रहा है कि कल्पना यानी कि इमेजिनेशन का विकास किस अवस्था में होता है? तो आपका इसमें पहला ऑप्शन जो है 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष में बच्चे क्या होते हैं? तो थोड़े बहुत काल्पनिक होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कल्पना करना, कहानियों को सुनना। तो इसमें इस कहानियों को जब हम सुनाते हैं तो वो कल्पनाओं में क्या धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, अपनी कल्पना करते रहते हैं, कहानियों को सुनते रहते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका 3 से 6 वर्ष से ये क्या होता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। बालकों के संवेग जो इमोशंस जो हैं, बालकों के जो इमोशंस हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, ए और बी दोनों। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बालकों के जो संवेग होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से भी संबंधित होते हैं और अमूर्त। मूर्त वस्तुओं में क्या आ जाएगा? तो जो दिखाई दे रहा है। अमूर्त वस्तुओं में जो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे बिहेवियर है, तो बिहेवियर भी क्या करते हैं? संवेग को प्रभावित करते हैं। मूर्त वस्तुओं में खेल खिलौने जो भी हैं वो बालकों के संवेग से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन, फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कह रहा है कि बालकों संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो दमन द्वारा, शोधन द्वारा, रेचन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दमन के द्वारा तथा शोधन, रेचन के द्वारा भी संवेगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, अपने संवेगों को दबा के, दमन करके, शोधन करके, रेचन करके उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल के बच्चों की उम्र होती है। देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा दिया है। तो नर्सरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 3 वर्ष से होता है। ठीक है, तो इसमें 3 से 6 वर्ष, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष का जो टाइमिंग होता है वो नर्सरी स्कूल के बच्चों का उम्र होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अभी हमने पहले बात किया था टोली की आयु यानी कि गैंग एज के बारे में। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी है कि टोली की आयु पूछ सकता है, गैंग एज, समूहावस्था, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो टोली की आयु को टोली आयु किस आयु को कहा जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था इसका सिंपल सा आंसर है। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज के नाम से जानते हैं, टोली की आयु के नाम से जानते हैं, समूहावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे समूह में खेलने का कार्य करते हैं, समूह में रहने का कार्य करते हैं। ये उत्तर बाल्यावस्था की क्या है? विशेषता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो टोली की आयु किस आयु को कहते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? तो 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है वो उत्तर बाल्यावस्था का होता है, और 2 से 6 वर्ष आपका पूर्व बाल्यावस्था होता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था का मतलब बाद की अवस्था और पूर्व का मतलब पहले की अवस्था। ठीक है, इस तरह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है? सूक्ष्म का पूछ रहा है, फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रहा है। तो पढ़ना, बुनाई करना, चित्रकारी करना, ये सारे क्या हैं? तो फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो उपरोक्त सभी, जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, पढ़ना भी, बुनाई करना भी और चित्रकारी करना भी सारे क्या है? तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक अध्ययन किया जाता है। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? बाल मनोविज्ञान कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन जेम्स ट्रेवर का है।
जेम्स ट्रेबर का कहना था कि बाल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। वो ये किसका कहना है? तो जेम्स ट्रेबर का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संवेग की दशाएं कितने प्रकार की होती है? तो संवेग की जो दशाएं होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। ये संवेग की दशाएं हैं। जैसे आंतरिक संवेग की दशाएं क्या हो गई? तो इससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं? तो संवेग को प्रभावित करते हैं। और बाहरी दशाएं क्या हो गई? तो आपका जैसे जो आपके चेहरे से दिखता है वो क्या है? तो जैसे मान लो गुस्सा हो गए तो चेहरा बिल्कुल रेड हो गया, तो वो जो दशा है वो संवेग की बाह्य दशा है। ठीक है, तो इस तरह से संवेग की 2 दशाएं हैं, आंतरिक और बाह्य। अगला क्वेश्चन है, बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कह रहा है कि बालकों के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बुद्धि, दूसरा ऑप्शन शारीरिक विकास, तीसरा ऑप्शन सामाजिक वातावरण और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक विकास, बुद्धि, सामाजिक वातावरण, ये सभी क्या करते हैं? तो बालकों की बुद्धि को संवेग को यानी इमोशंस को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 32, बचपनावस्था में कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं। बचपनावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हैं, अनुकरण, आश्रितता, शर्मीलापन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनुकरण, बचपनावस्था में बच्चे अनुकरण भी करते हैं, यानी कि देख देख के चीज़ों को सीखने का कार्य करते हैं। आप जो करते हो उसको वो भी अनुकरण के माध्यम से बोलते हैं। आप जो बोलते हो वो उसको सुन के बोलते हैं। आश्रितता, थोड़ी बहुत आश्रितता भी होती है, डिपेंडेंसी भी होती है, शर्मीलापन होता है। तो ये सारे ही व्यवहार क्या है? बचपनावस्था का है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? देखो, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा भी था, सारी अवस्थाओं के बारे में दिया भी था। अब पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? तो संवेदी पेशी अवस्था, जो संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक चलता है? तो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। और उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये चलता है आपका 2 से 7 वर्ष। उसके बाद आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक, वो चलता है 7 से 11 वर्ष। उसके बाद आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो वह आपका चलता है 11 से प्रौढ़ावस्था तक। या लिमिटेशन आपका अगर दे दिया है 15, 11 के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है 11 के बाद से, तो वो आपका होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। ये कभी कभार इसमें आपके क्वेश्चन में दिया था 15 वर्ष, 16 वर्ष, तो वैसे प्रौढ़ावस्था तक जाता है, लेकिन 15 वर्ष, 16 वर्ष, 11 के बाद जो भी दे देता है आपका ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो हैं 4। कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? तो आपका संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये कुल 4 अवस्थाएं हैं जिनको किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, थ्योरी। अब अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की छोटी इकाई है तो फोनेम। फोनेम क्या है? तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि ध्वनि, स्वर क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसका कहना है? तो ये थॉर्नडाइक का कहना है। गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है? तो बुद्धि है। ये किसका कहना है? तो थॉर्नडाइक का कहना है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रेम एवं स्नेह, ये किशोरावस्था में का तीव्रतर संवेग होता है, इमोशन होता है, यानी कि इसका जो लेवल होता है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो वही तीव्रतर जो संवेग है वो प्रेम एवं स्नेह है,
वो किशोरावस्था में होता है। वैसे क्रोध भी होता है, भय भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, लेकिन जो तीव्रतर की यहाँ पे बात हो रही है तो वो आपका प्रेम एवं स्नेह होता है। अगला क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल है। देखो आपके संज्ञानात्मक विकास से 3-4 क्वेश्चन पूछा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है तो अभी मैंने बताया है कि संवेदी पेशी अवस्था कितने से होता है तो 0 से 2 वर्ष। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक तो वो 2 से 7। उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक तो 7 से 11। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक विकास के प्रकार हैं। क्रियात्मक विकास के कितने प्रकार हैं तो 2, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। ये क्रियात्मक विकास के 2 प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पियाजे की संवेदी क्रियात्मक ग्राह्यता का काल है। देखो संवेदी पेशीय जो अवस्था है उसको देखो यहाँ पे कह रहा है कि संवेदी क्रियात्मक ग्राह्यता काल, तो ये आपका 0 से 2 वर्ष। देखो 4-5 क्वेश्चन आपके इससे ले लिया है, पियाजे के सिद्धांत से पूछ लिया है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पियाजे के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पियाजे के सिद्धांत में आपको अवस्थाओं को ही, मेन अवस्थाओं को ही याद करना है क्योंकि अवस्थाओं से ही क्वेश्चन पूछा गया है। पियाजे की संवेदी क्रियात्मक ग्राह्यता काल का काल क्या है तो वो है 0 से 2 वर्ष। थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के पूछता है तो उसमें फंसने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशीय अवस्था की बात कर रहा है तो वो 0 से 2 वर्ष होगा। ठीक है, अब कह रहा है चौमस्की का सिद्धांत है। चौमस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था तो भाषा अधिगम का सिद्धांत चौमस्की ने दिया था। चौमस्की एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी तो भाषा अधिगम। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भाषा विकास को, लैंग्वेज डेवलपमेंट को क्या प्रभावित करता है तो स्वास्थ्य, लिंग, और भी देख लेते हैं ऑप्शन में, परिवार का आकार, उपयुक्त सभी। हाँ, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या करते हैं तो भाषा विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कब शरीर की लंबाई 17 से 21 इंच के बीच होती है। कह रहा है कि किस अवस्था में शरीर की लंबाई 17 से 21 इंच होती है तो नवजात अवस्था में। नवजात शिशुओं की लंबाई कितनी होती है तो 17 से 21 इंच होती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपके 42 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो नवजात अवस्था में शरीर की लंबाई कितनी होती है तो 17 से 21 इंच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्सोना का वास्तविक अर्थ है। पर्सोना आप लोगों को पता है, जब पर्सनालिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, व्यक्तित्व विकास जब पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि पर्सोना का क्या अर्थ होता है। देखो पर्सनालिटी सब किससे निकला है तो पर्सोना लैटिन भाषा के पर्सोना नामक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है, मुखौटा, यानी कि बाहरी दिखावा। तो पर्सोना का यहाँ पे पूछ रहा है वास्तविक अर्थ क्या होता है तो पर्सोना का वास्तविक अर्थ मुखौटा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्रिटिनिज्म एक प्रकार है। क्रिटिनिज्म किसका प्रकार है तो शारीरिक अक्षमता का। क्रिटिनिज्म मतलब बौनापन किसका प्रकार है तो शारीरिक अक्षमता का। दृष्टि अक्षमता नहीं है, मानसिक मंदता नहीं है, अक्षम नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, शारीरिक अक्षमता, यानी कि बौनापन क्या है, एक प्रकार का शारीरिक अक्षमता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, वाह्य शारीरिक रंग रूप, अच्छा वक्ता, उपरोक्त सभी। तो ये आपका जो व्यक्तित्व हैं उसी के तात्पर्य हैं, मतलब इन्हीं को व्यक्तित्व कहा जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व में क्या क्या आता है तो रुचियाँ भी आती हैं, योग्यताएं भी आती हैं तथा क्षमताओं का विशिष्ट संगठन भी आता है, वाह्य शारीरिक रूप रंग भी आता है, जो बाहरी दिखावा होता है वो भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, अच्छा वक्ता। ठीक है, अच्छा बोलने से भी हमारे व्यक्तित्व को अच्छा माना जाता है या हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा माना जाता है कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है।
ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे पर्सनालिटी के, हमारे व्यक्तित्व के भाग हैं, रूप हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विकास परिणाम है, किसका विकास परिणाम है, तो अनुवांशिकता का, वातावरण का, अधिगम एवं परिपक्वता का, उपरोक्त सभी का। तो विकास जो है वो आपका अनुवांशिकता का भी परिणाम है, वातावरण का भी परिणाम है, अधिगम एवं परिपक्वता, यानी कि ये सारे ही मिलके क्या करते हैं, तो आपके विकास के को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विकास किसका परिणाम है, तो अधिगम एवं परिपक्वता, अनुवांशिकता, वातावरण का, ये सारे ही क्या करते हैं, तो हमारे विकास को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया है उसमें, ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं। मानव जीवन चक्र का दूसरा चरण क्या है, तो शैशवावस्था। मानव जीवन का दूसरा चरण क्या है, तो शैशवावस्था है। पहला चरण क्या है, तो गर्भावस्था है। तो इस तरह से अवस्थाओं को भी आप लोग याद कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था कहलाता है। तो कह रहा है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था कहलाता है मूल विश्वास बनाम धोखा। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने एरिक्सन ने सिद्धांत दिया है जिसमें ये सारे उनके सिद्धांत के पार्ट हैं। तो इसमें जो शैशवावस्था है वो मूल बनाम उसमें एक जैसे एक विशेषता विकसित होती है। इन्हीं विशेषताओं के, ये हर अवस्थाओं को एक विशेषताओं के रूप में इन्होंने बताया है कि इसमें कौन कौन सी त्रुटियां या मतलब ये सब क्या विकसित होता है, कैसे व्यवहार विकसित होते हैं। तो मूल बनाम धोखा, मूल विश्वास बनाम धोखा, ये शैशवावस्था कहलाता है। किसके अनुसार, तो एरिक्सन के अनुसार, एरिक एरिक्सन के अनुसार शैशवावस्था क्या कहलाता है, तो मूल विश्वास बनाम धोखा, मूल विश्वास बनाम धोखा, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से बोलने का दोष नहीं है, आवाज़ की समस्या, अशुद्ध उच्चारण, हकलाना, तेज बोलना। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इनमें से बोलने का दोष नहीं है, क्या नहीं है, तो तेज बोलना। तेज बोलना, बोलने का कोई दोष नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बाकी ये सारी समस्याएं हैं, अशुद्ध उच्चारण, आवाज़ की समस्या, हकलाना, ये सब क्या है, तो बोलने के दोष हैं, बोलने की समस्याएं हैं। तेज बोलना कोई समस्या नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भाषा का सिद्धांत, और अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि भाषा का सिद्धांत है भाषा विकास में सहायक, भाषा की प्रणाली, अनुकरण की प्रणाली और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाषा, आप लोग जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, और जो आपको सही लगेगा, सर्वश्रेष्ठ लगेगा, बेस्ट लगेगा, उसको आप लोग मार्क कर दोगे, ठीक है। और ये कब पता चलेगा, जब अच्छे से पढ़े रहोगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने 2018 का अनसॉल्व नहीं देखा है, वो अनसॉल्व वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख लेना। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग कम से कम 5-6 ईयर का अनसॉल्व तो सॉल्व करके ही जाना, ठीक है। इतना कर लोगे तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि एवरी ईयर कभी कभार तो क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम उठा के दे देता है, तो जो सॉल्व करके जाते हैं उनका पेपर जो साल भर पढ़ते हैं उनसे भी बेस्ट हो जाता है। तो अनसॉल्व को तो सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।